So good afternoon to all of you. Today we are going to start the remaining portion of second chapter, forms of business organization. We have to start with cooperative organization. Real life में भी exist करती है और company तो 100% surroundings में दिखती है. क्या लिखा है बेटा? A cooperative form of business is different form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और आजकल इसी वजह से कई ऐसी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं जो अपने आप को शो क्या कराती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बट सच में उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है, प्रॉफिट अर्निंग. बट थ्योरेटिकल लाइफ में हम ऐसा नहीं बोलते, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न नहीं है. इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. कैसे बनती है? नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प. म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए हमने संगठन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी और मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है. राइट? अ मिनिमम ऑफ 10 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. कंपल्सरी है. देखो छोटी छोटी बातें दिमाग में रख लेना. कल को फिलिंदा ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया, ऐसे एक नंबर डिलीट हो जाएगा आपके 80 मार्क्स में से. रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 10. आगे क्या लिखा है? एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. सब मेंबर्स मिलकर क्या लगाते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन. कितने टाइप्स की? अच्छा, फीचर. सबसे पहले फीचर, क्या फीचर दिख रहा है? वॉलंटरी एसोसिएशन. आइए, जिसको भी बनना है इकट्ठे हुई, मिनिमम 10 होने चाहिए और फिर जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरा कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2, लीगल स्टेटस. बिल्कुल लीगल स्टेटस है, 100% सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिखा है सेकंड पॉइंट में, व्हिच मींस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. द डेथ, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society. 15 मेंबर थे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक की डेथ होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी. किसी ने कोई नाम बता सकता है? कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक नाम बड़ा फेमस है, मार्केट में चलता रहता है, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. क्रेडिट है या नहीं मुझे ध्यान नहीं. आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी. पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो. कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सब मिलकर पैसा लगाते हैं और कई बार ये डूब भी जाती है. एक स्वर्ण भूमि करके हुआ करती थी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स को मैं भी बताओ, आपकी डूब गई. एक आधी गोल्डन फॉरेस्ट, स्वर्ण भूमि, ये सब ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे क्या हुआ मेन, कि आप सब पैसा लगाइए, फिर हम उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे और बेनिफिट होगा तो हम आपको देंगे, और बेनिफिट हुआ नहीं हुआ वो पैसे लेके भग गए. कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा भग गए, वो खा गए पैसा. सिंपल मेंबर्स का. आगे चलिए नेक्स्ट. बट ये बात कंफर्म है कि अगर किसी एक की डेथ हो गई, फर्म बंद होने वाली नहीं है. लिमिटेड लायबिलिटी एक अच्छा पॉइंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल. यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, बताइए. व्हाट डज इट मीन? जितना पैसा सबने लगाया है बस हाथ से इतना ही लॉस हो सकता है, आपकी पर्सनल एसेट यूटिलाइज नहीं होंगी. वेयर एज पार्टनरशिप में ऐसा होगा और सोल प्रॉपर्टी में तो 100% होगा. नेक्स्ट, कंट्रोल. In cooperative society, the power to take decision lies in the hands of an elected managing committee. The committee is elected through voting by members. Managing committee बना दी कि मेन कौन लेगा, क्योंकि सारे मेंबर्स तो ना रूटीन में यही काम करेंगे. सिंपल, अच्छी बात है. जो मेन हेड है कंट्रोल फिर वही करेगा जिसको सबने मिलकर अपॉइंट किया. नेक्स्ट, सर्विस मोटिव. बिल्कुल इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है. क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट्स. सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलकर काम कर सकते हैं. कंट्रोल हालांकि एक मेन कमेटी करेगी, बट फिर भी वोटिंग राइट्स सबके पास इक्वल है. ऐसा नहीं कि आपने पैसा ज्यादा लगाया तो आप मालिक हो गए, नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं. आपने पैसा ज्यादा लगाया, आपको शेयर ज्यादा मिल जाएगा, जिसने पैसा कम लगाया उसको शेयर कम मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो कई बार लगता है ऐसे कि पार्टनरशिप फॉर्म की तरह, बट सच में ऐसा नहीं है. मेंबर्स हैं यहाँ पर भी मिनिमम 10 और उससे ज्यादा, लेकिन फिर भी सबका वोटिंग राइट क्या है? इक्वल. मेरिट्स क्या है? अब पॉजिटिव बातें बढ़ रहे हैं. नंबर 1 मेरिट क्या है बताइए, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सब बराबर है, डन. सेकेंड,
जितना आपने पैसा लगाया उससे ज्यादा नहीं डूब सकता, बात खत्म। आपने 5 लाख लगाए थे, जितना भी आपने पैसा लगाया उससे ऊपर आपको कुछ नहीं देना, डूबेगा तो वो सब गायब, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना, पर्सनल एसेट यूटिलाइज नहीं होगी। थर्ड, स्टेबल। स्टेबल एग्जिस्टेंस मींस व्हाट, किसी की भी डेथ हो गई कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी स्टेबल एज यूजुअल, डजंट मैटर कि किसी की डेथ हुई या कोई एक पार्टनर बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, या एक पार्टनर ने छोड़ दिया एक मेंबर ने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कैसे इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है, जरा देखिए आप, ये इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि मेन इनका मकसद क्या है कि ये सब चीजें क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और आपको मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो रेट काफी कम आ जाता है, चीजों का रेट कॉस्ट कम हो जाता है। बीच में टीम जनरली एलिमिनेट कर देते हैं हम, आप देखिए लिखा है इसके अंदर, क्वाइट इकोनॉमिकल एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स एंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, मिडिल मैन को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि कैडबरी चॉकलेट की बात करें तो घूमते घूमते आप तक पहुंचती है, बीच में हर कोई उसमें कुछ ना कुछ क्या ले रहा है, कंट्रीब्यूशन। मेन जो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट है कुछ वो ले रहा है, जो होलसेलर के भी पापा की तरह होते हैं, जो मेन स्टॉकिस्ट होते हैं समझ लीजिए, फिर होलसेलर भी 2 पैसे कमा रहा है, रिटेलर भी 2 पैसे कमा रहा है और आप तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है। लेकिन अगर इन सोसाइटीज की बात करें तो ये जनरली क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कहां से ले रहे हैं सामान, मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और डायरेक्ट मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेनिफिट हो जाता है, सिंपल सी बात। अब वो क्या होता है, रियल लाइफ में अलग अलग टाइप की सोसाइटीज हैं, आपको मिलेंगी 5 से 6 वेराइटीज हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी कई बार सपोर्ट मिलता है कि ठीक है भैया थोड़ा थोड़ा एनजीओ जैसा है, एनजीओ नहीं कह सकते हालांकि आप इसको एग्जैक्टली, बट थीम कुछ उस टाइप की है। नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म, बना सकते, कोई टेंशन नहीं है। और ओपन मेंबरशिप मींस व्हाट, कोई भी मेंबर बन सकता है, आप भी चाहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बन सकते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए और बन जाइए मेंबर, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या है बेटा, ज्यादा कैपिटल नहीं होती, सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे होता है बताओ, कैसे होता है इनएफिशिएंट, लिखा है खास साफ साफ लिखा है कि ये मैनेज कौन करते हैं, मेंबर्स, और इनका मेन काम क्या है, चीजों को सस्ते रेट में प्रोवाइड करना ताकि लोगों को सही रेट पे प्रोडक्ट मिल जाए, कम रेट पे मिल जाए। तो ये क्या करेंगे, प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं करेंगे। कंपनी क्या करेगी, एक बात बताओ, अगर आपकी कंपनी है तो आप क्या चाहेंगे, बेस्ट से बेस्ट क्या हो, स्टाफ होना चाहिए, उनको हम अच्छी से अच्छी सैलरी देंगे और लोग एम्प्लॉयज हमें, वो मैनेजर्स हमें पैसा कमा के देंगे। लेकिन यहां पर मेन बात क्या चल रही है, सर प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोगों को नहीं अपॉइंट करते, जो काम करना है खुद ही करने की कोशिश करते हैं। उससे होता क्या है, मैनेजमेंट अच्छा हो ही नहीं पाता। अब सेम एग्जांपल विद स्कूल यू कैन टेक बेटा, अगर आपका स्कूल है और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स रख लिए जिनको पढ़ाना आता ही नहीं है, उससे क्या होगा, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और वही एक स्कूल ने अच्छे से अच्छे टीचर्स, मैनेजमेंट के इंचार्ज हायर किए तो चांसेस ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, एक तो कैपिटल लिमिटेड रहती है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है, लैक ऑफ सीक्रेसी, एक मेंबर ने भी बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया, कहानी पक्के में, आपकी प्लानिंग्स आपके कॉम्पिटिटर को पता चल गई, आपका नेगेटिव पॉइंट, सिंपल। नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, जब पॉजिटिव में आपने देखा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट फिर अपना कंट्रोल चलाने की भी कोशिश करती है कि भैया आपको ऐसे करना है काम, ये काम ऐसे करना है, रूल्स रेगुलेशंस, काफी ज्यादा बाउंडेशंस, तो ये एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है। नंबर 5, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जैसी फीलिंग आती है इसमें आप अगर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेंबर्स है और अलग अलग मेंबर्स है, तो हर एक के मन में क्या है, अपने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं कि भैया कोई अपना व्यू दे रहा है, कोई अपना व्यू, तो चांसेस क्या है, क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। वही चीज इन्होंने कहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से क्या क्रिएट हो सकता है आपस में, कॉन्फ्लिक्ट, झोड़, विवाद, इसको हिंदी में हम कहते हैं विवाद। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सच में 6 पॉइंट्स हैं, एक एक मिनट का एक पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। पहला कौन सा दिख रहा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका मेन काम क्या है बताइए, ये क्या करते हैं, गुड्स से रिलेटेड है, ये कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोडक्ट का रेट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इस बारे में कोई अपना व्यू देना चाह रहा है, कोई कुछ समझाना चाह रहा है। आप मार्केट गए, अच्छा आप में से कितने बच्चों ने कौन सी कैंटीन है बीकानेर में भी,
गांधीनगर साइड में कैंटीन, मतलब एक शॉप है, उसको क्या नाम, जय जवान कैंटीन, सुना है किसी ने? नहीं सुना बेटा। देखो आप मार्केट के अंदर क्या रिसर्च करते हो फिर। करनी नगर में कोई नहीं रहता आपसे, आप में से? जयपुर रोड पे भी है, जहां तक मुझे ध्यान है जय जवान कैंटीन ही है, वो ओपन है सबके लिए, समझ रहे हो? रिटेल शोरूम जैसा उन्होंने आउटलेट अपना खोल रखा है, बहुत सारे सामान आपको वहां पे मिलेंगे, ईटेबल्स, नॉन ईटेबल्स, व्हाटएवर, और रेट्स मार्केट से क्या मिलेंगे आपको, कुछ कम। वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो होलसेलर भी नहीं है, उन्होंने एक अलग से अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर रखा है बीकानेर में, जय जवान कैंटीन। जहां तक मुझे नाम ध्यान है 99.99% श्योर, कैंटीन नाम जरूर है उसके अटैच में, लास्ट में जय जवान कैंटीन ही है। अब वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ईटेबल प्रोडक्ट है जो 100 रुपीज का है, मार्केट आप लेने गए एक शॉप पे, घर के आसपास की शॉप पे, कितने रुपीज में मिलेगा? 100 मिलेगा, वहां पे आपको 90 में मिल सकता है। तो आप एक प्रोडक्ट लेने थोड़ा ना जाओगे, अगर आप पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने गए हो तो मे बी आप कम से कम 1000-2000 की शॉपिंग, कई सारी अपने घर की नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए। तो आप सोचिए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वो डायरेक्टली कहां से ले रहे हैं, कंपनी से बल्क में ले रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी रेट क्या कर रहे हैं, काफी कम। लेकिन घर के आसपास का शॉपकीपर आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट जनरली नहीं देता, बात सही है। तो ये कोऑपरेटिव, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका मेन मकसद क्या है? मैन्युफैक्चरर से सीधा बल्क में लेंगे और आपको वो प्रोडक्ट कम दामों में देंगे, तो एक ठीक है, आपस में मेंबर्स की हेल्प होगी, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। कंज्यूमर देखिए अलग अलग है, इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूं, इसमें मेन काम क्या है कंज्यूमर वाली में? गुड्स से रिलेटेड, बल्क में परचेज किया, मेंबर्स को प्रोवाइड किया एट वेरी रीजनेबल रेट। नेक्स्ट पढ़िए, क्या दिख रहा है? ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए बेटा, these society consists of small producers who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology। ये क्या करते हैं बेटा? नंबर वन तो ये काम ये करते हैं, which provide raw material, input, machinery so that producer can concentrate on production। क्या मतलब हुआ प्रोड्यूसर वाली में, बताइए क्या लिखा है बेटा? एनीबडी, क्या लिखा है? नींद में आ रहे हैं सब? अरे भैया पढ़ लो, काम की चीज है। मान लीजिए 4 मार्क्स में दे दिया, एक्सप्लेन दी वेरियस, आ गया समझ लीजिए पेपर में, अब बता दो इंटरेस्ट क्रिएट करके, आ गया आपके पेपर में। मान लीजिए एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट क्लियर है एकदम इजी। सेकंड क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका मेन पर्पस क्या है? ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में बने हुए लोग हैं बेटा, जो तो करते क्या है, ये दो तीन बातें लिखी हैं, बताइए। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन, बस ऐसे देख के एक पॉइंट बोल, अरे भैया खुश हो गए हम। हाँ, द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एक्सेट्रा सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? देखिए ये बात तो कंफर्म है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बात चल रही है, कंफर्म है। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology। भाई कुछ लोग हैं, आप अपना प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप 4 जने अपना प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थे, पैसे वैसे नहीं थे, आपने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आपका मेन पर्पस क्या है कि हम एक काम करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, मशीन्स खरीदेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खुद अपना गुड्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। हो गया प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर से रिलेटेड में क्या नाम आ रहा है? प्रोडक्शन। सब मिलकर, क्योंकि एक इंडिविजुअली कई बार, आज मैं चाहता हूं कि मैं कुछ मैन्युफैक्चर करूं, मैं बोर्ड मार्कर की कंपनी ओपन करना चाहता हूं, नॉर्मल सी, उसके लिए मेरे पास मशीन्स के पैसे नहीं है, तो हम 10-20 जने इकट्ठे हुए, कुछ मशीन हायर की, मतलब परचेज की, और मिलकर हम क्या काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये इसका पहला पर्पस। दूसरे में क्या लिखा है? द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स। अब सोचो एक बार, प्रैक्टिकल सोचिए, हमने, अब ठीक है मार्क्स तो कुछ टाइम बाद चला जाएगा हमारी दुनिया से, बट मान लीजिए अभी और रहने वाला है, तो कुछ लोगों ने सोचा मास्क बनाते हैं, इसकी मशीन एंड ऑल परचेज करेंगे, लेकिन अकेले मैं नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया। पार्टनरशिप पर्पस से नहीं बनाया, पार्टनरशिप पर्पस से भी बना सकते हो। हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर सोसाइटी के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन बोली। अब हम मिलकर 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, मशीन परचेज करेंगे ताकि हम क्या बना सके, मास्क, और ये पहला काम। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? बेचने का।
बना के रखेंगे थोड़ी ना घर में रख के। आप ए और बी पॉइंट पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। ए पॉइंट क्या लिखा है? द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल इनपुट मशीनरी, ताकि हम सब मिलकर क्या कर सके, प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। और दूसरा काम हमारा क्या हो सकता है? बेचेंगे ताकि पैसे आ जाएंगे। हालांकि प्रॉफिट अर्निंग पर्पस नहीं है, बट पैसे भी तो चाहिए, तभी तो संस्था चलती है। एक एनजीओ भी तो तभी चलती है जब उनके पास क्या आता है? पैसा आता है, नहीं तो कैसे चलेगा। चलिए आगे आइए। थर्ड क्या दिख रहा है? मार्केटिंग। अब इनका मेन काम क्या है बताइए? अगर किसी के पास फोन है तो मुझे दे दें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। चलिए प्लीज स्पीडली। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, इनका मेन काम क्या होता है? देखिए, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ small producers who find it difficult to sell their products at profit. कहीं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहे प्रॉफिट पर, मतलब इट्स नॉट इजी फॉर देम टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो वो क्या करते हैं? The output of all the small producers is brought together and sold at the best price. Such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members. अभी कोई डिस्कशन मत करना, अभी क्लास चल रही है। It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, then packaging, grading. The profit of sale proceeds are distributed among the members according to their respective shares in a common share pool. The main objective क्या है इनका बेटा? क्या चीज है मेन ऑब्जेक्टिव बताइए? क्या लिख रहा है मेन ये? To ensure a steady and favorable market for the output of its members, to ensure the best price, to provide facilitate transportation, warehousing, to ensure honest trading practices, to eliminate the middleman. क्या मतलब हुआ इसका बताइए? अगर 2 मिनट के अंदर कोई एक्सप्लेन करे तो इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपना प्रोडक्ट अगर बेचना चाह रहे तो इजीली बिकता ही नहीं है। कई बार होता है ना, अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, अब उनको मार्केट में सेल करना है, तो एक फंडा क्या है उनके पास बताइए? कि मिलकर ग्रुप बनाया और क्या कर रहे हैं? मिलकर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नए नए आइडियाज लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम संभाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसको लोटस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, हालांकि लोटस एक बड़ा ब्रांड हो गया है, लोटस का वैन आपको दिखेगा, अमूल का भी आपको छोटे छोटे ट्रक स्टाइल में अच्छी से वो उनकी अलग से डिलीवरी वैन कह सकते हैं। अगर हम इसको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, वैसे उर्मुल किस में आता है बताइए? उर्मुल डेयरी जो है, उर्मुल डेयरी नहीं देखा आपने? गधे हो क्या यार तुम? गंगानगर चौराहे पे जो उर्मुल डेयरी, सरस, तो उर्मुल डेयरी तो बोलते हैं उसको वहां पे। वो कॉर्पोरेट, क्या वो हंस क्या रहे हो? नहीं है, सरस डेयरी है, उर्मुल नहीं है उसका नाम। उर्मुल डेयरी है बेटा। क्या बोल रहा है उसकी बात सुनो। ईटेबल प्रोडक्ट्स है भैया, उसकी शॉप है, उसकी भी बात सुननी चाहिए आपको। वो मार्केट में हर चीज को कनेक्ट कर रहा है, पता नहीं बाकी बच्चे हम पढ़ रहे हैं। आप कंफर्म करो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जहां तक मुझे ध्यान है अमूल को भी, अमूल आज तक कंपनी के फॉर्म में नहीं आया। आप नेट पे रिसर्च करना, मोबाइल तो है नहीं अभी, बाद में रिसर्च कर लेना। अमूल कंपनी क्या बोलते हो? अमूल दी टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन सुन रहे हो? आज तक अमूल कंपनी नहीं है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, आप चेक करना, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आती है। ठीक है, हालांकि उसका लेवल काफी बड़ा हो चुका है, बट फिर भी। तो बेटा उर्मुल की अभी हमने बात की, जो सरस ब्रांड है, ये भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। और मैं पता ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि इसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या मिलनी चाहिए हर महीने? सैलरी। एंड वन ऑफ माय रिलेटिव इज वर्किंग ओवर देयर, और आज से कुछ साल पहले तक उन्होंने मुझे कई बार अपनी पर्सनल बात बताई कि यार आई एम नॉट गेटिंग सैलरी प्रॉपर्ली। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी कहां से देंगे? आप समझ रहे हैं बेटा? वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट नहीं है
तो सबको पैसा बराबर नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट सबसे पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो मेंबर्स मिलकर रन करते हैं, अलग अलग टाइप के वेराइटीज बना दी, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर। इनमें इनका मेन पर्पस क्या है, प्रोडक्ट को बेचना, उसमें अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट की, पैकेजिंग की। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। कस्टमर तक पहुंचाएंगे, प्रॉफिट सीधा आपकी पॉकेट में आएगा। अब बीका जी की बात करते हैं, अगर बीका जी डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दे, मिडिलमैन ना हो, तो सारा प्रॉफिट कौन खाएगा? बीका जी का चिप्स है। अगर आपको डायरेक्ट घर पे बैठे बैठे मिल जाए, बीका जी के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, अभी क्या हो रहा है, जो 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट है, बीका जी इस पे कितना रुपए कमा रहा होगा? ओनली बीका जी, मीडिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। 3-4 रुपए, 1 या 2 रुपए हाईएस्ट है। उस बच्चे ने सही बोला, एक। अरे पहले तो देखिए, रॉ मटेरियल का क्या मानते हो, ओवरऑल पैकेजिंग एंड ऑल मान के 4 रुपए, 3 रुपए, 3 मान ले, चलो 3 मान लो, 3-3.5 मान लो। अब वो बिजनेस फैमिली वाला भी आ गया ना, प्योर एकदम, गोलछा जी, ठीक है ना, गोलछा ही तो है नाम, राम स्वीट, सॉरी गोलछा पास वाला है, कॉम्पिटिटर है वो, ठीक है। 3-3.5 अगर आप कॉस्ट पकड़ रहे हो किसमें, बीका जी के चिप्स के 10 रुपीज के पैकेट में, मान लीजिए 1.5 रुपए। मैं ये जानता हूं कि अगर आप होलसेलर से खरीदेंगे आपको 8 रुपए में मिलेगा। होलसेलर आपको 8 रुपए में देगा, और होलसेलर को कम से कम अगर 6 रुपए का पड़ रहा है, 2 रुपए वो भी कमाएगा। अब 6 रुपए में अगर कंपनी होलसेलर को दे रही है, तो कंपनी को अगर 4 रुपए तो लगे होंगे, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 2 रुपए बेटा, हाईएस्ट बता रहा हूं, 3-4 तो सोचना ही मत, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कम हुआ ना, अगर बीका जी ये प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक अगर पहुंचा सके सपोज, तो 6 रुपए का मार्जिन सीधा किसको मिलेगा? लेकिन सस्ता भी देंगे, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए कई कंपनीज क्या कर रही है आजकल, ऑनलाइन सेलिंग का काम स्टार्ट किया, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो आप कई चीजें बच जाती है बेटा। यहाँ पर भी कुछ कुछ फीलिंग वही वाला है बेटा। कंज्यूमर या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, इनका काम क्या है, कस्टमर तक डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड करना, वो भी कुछ कम रेट्स में, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 1, स्टेडी और फेवरेबल मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, बेस्ट प्राइस आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपसे ले, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑनेस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि लोग आपसे डायरेक्ट जुड़ जाएं। सिंपल है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इनका मेन काम क्या है, पढ़िए क्या लिखा है इसके अंदर। मेन, लोगों को कम रेट्स पर लोन प्रोवाइड करना, मेन थीम यही है बेटा, लोगों को, मेंबर्स को कम रेट पर लोन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन थीम है, आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर मेन मोटिव में लिखा भी है 3 पॉइंट्स। नंबर 1 क्या बेटा, जल्दी से पढ़ते हैं फिर खत्म कर देंगे, डोंट वरी। टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। कई बार क्या होता है बेटा, मार्केट में बहुत ज्यादा हाई रेट पर इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, जो गलत है। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो आपको काफी कम रेट पर क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है, क्योंकि आप उसके मेंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। एक तो बाहर के लोगों से ब्याज का